नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से ऑड इवन लागू करने के संकेत दिए। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने पार्टी कार्यकर्ता के हत्यारों को जान से मारने की बात कही, जिस पर बवाल मच गया। और भारत में अल्पसंख्यकों की बदहाली का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने करारा जवाब दिया। लगातार चौथे दिन दिल्ली की हवा में खतरनाक स्तर तक जहर घुला रहा। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले 4 सालों में दिसंबर का महीना दिल्ली वालों के लिए इतना जहरीला पहले कभी नहीं रहा। नौबत यह है कि दिल्ली में ऑड इवन दोबारा लागू किया जा सकता है, जिसका इशारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। पिछली बार जब ऑड इवन लागू हुआ था तब दिल्ली का प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंचा था, लेकिन अब तो हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इसलिए सख्त कदम उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऑड इवन की कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। हालांकि लोगों को ऑड इवन से हालात बदलने की उम्मीद कम है। नहीं, कोई कम नहीं होगा। केवल व्हीकल ऑड इवन कर देने से तो कुछ होगा नहीं। सब पैसा कमाने का वो है इनका, ऑड इवन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे पहले दिल्ली में ऑड इवन 2016 में लागू किया गया था, लेकिन पिछले साल कानूनी अड़चनों की वजह से ऑड इवन लागू नहीं किया जा सका था। इस बार अगर दिल्ली सरकार ऑड इवन लागू करती है तो वो पहले से कहीं ज्यादा मुसीबत बढ़ाने वाला हो, क्योंकि पिछले साल एनजीटी ने 2 टूक कहा था कि अगर ऑड इवन लागू किया जाता है तो उसमें ना तो महिलाओं को छूट मिले और ना ही 2 व्हीलर गाड़ियों को। एनजीटी ने तो दिल्ली सरकार से जजों और वीआईपी लोगों तक को छूट नहीं देने के लिए कहा था, लेकिन महिलाओं और दोपहिया गाड़ियों को छूट देने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनजीटी के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया और ऑड इवन में छूट नहीं देने के आदेश को बरकरार रखा। जब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो तमाम तैयारियां पूरी करने के बाद भी दिल्ली सरकार ने 2017 में ऑड इवन लागू करने का फैसला ही टाल दिया। इसलिए साफ है कि अब अगर सरकार ने ऑड इवन लागू किया तो ना महिलाओं को छूट मिलेगी, ना ही मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। और ऑड इवन मजबूरी इसलिए बन गया है क्योंकि हालात बेकाबू हैं। अक्टूबर और नवंबर तक दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली के नाम पर अपना दामन बचा लेती थी, लेकिन अब तो पड़ोसी राज्यों में पराली भी नहीं जलाई जा रही। इसीलिए दिल्ली सरकार पर चौतरफा हमले भी शुरू हो गए। केजरीवाल जी के बयान से दिल्ली सरकार की पोल खुल गई कि पिछले 4 साल में दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए कोई कदम नहीं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तुकबंदी करते हुए केजरीवाल सरकार को घेरा और ट्विटर पर लिखा, न है पटाखों की दिवाली, न कहीं जल रही पराली, फिर क्यों है दिल्ली प्रदूषण से काली, क्या कर रही है आप पार्टी बकवाली। क्योंकि बिना दिवाली और बिना पराली के ही दिल्ली के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को दिन भर पूरी दिल्ली का औसत AQI भी 400 के पार यानी खतरनाक स्तर से ऊपर बना रहा। सुबह 8 बजे के वक्त आनंद विहार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 रिकॉर्ड किया गया। अशोक विहार में AQI का स्तर 444 पर पहुंच गया। द्वारका में हालात बेकाबू रहे, वहां AQI का स्तर 444 रिकॉर्ड किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहां लोग तंदुरुस्त रहने के लिए कसरत करने पहुंचते हैं, वहां भी हवा जहरीली थी। AQI का स्तर 450 से ऊपर 451 था। वहीं जहांगीरपुरी में AQI का स्तर 445 दर्ज किया गया। ITO पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 434 रिकॉर्ड किया गया। और ये हालात तब थे जब दिल्ली में दिन भर धूप खिली हुई थी। माना जाता है कि धूप निकलने से हवा में मौजूद प्रदूषित कण निकल जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर के ठंडे मौसम में धूप का मजा लेने के लिए भी कोई खुले में आए तो जहरीली हवा में सांस लेने की मजबूरी है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के हर नागरिक को अपने गिरमा में झांकने की नसीहत दे दी। हर व्यक्ति को ये देखना है कि मैं अपने दिन भर में कितना पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो कम से कम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो हम सारे लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं तभी पोल्यूशन फैलता है। हालांकि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन जिन कदमों का जिक्र खुद दिल्ली सरकार कर रही है उनमें सरकार की कमी ज्यादा दिखाई देती है। मसलन दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि 3000 बसें खरीदी जाएंगी, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि पिछले 5 साल में DTC की एक भी नई बस नहीं खरीदी गई। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि प्रदूषण से निपटने के लिए मेट्रो के 4थे चरण को मंजूरी दी गई है, लेकिन सच ये भी है कि 4थे चरण का काम दिल्ली सरकार की मंजूरी देर से मिलने की वजह से करीब 1 साल लेट हो गया। दिल्ली सरकार का दावा है कि हजारों पौधे लगाए गए हैं, लेकिन पौधों को पेड़ बनने में कई साल तक उन्हें सींचने की जरूरत होती है। जब पौधे 2018 में लगाए गए हैं तो उन्हें पेड़ बनने के लिए कम से कम 2023 का इंतजार करना होगा। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही दिल्ली में उद्योगों को बंद किया जाता है, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों का कोई पक्का समाधान नहीं ढूंढा गया। वहीं दिल्ली में गाड़ियों की गिनती सीमित रखने के लिए या डीजल की गाड़ियों की बिक्री रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया।
100 बात की एक बात यह कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। ऑड इवन चंद दिनों के लिए राहत भले ही देती, लेकिन ये कोई पक्का समाधान नहीं है। दिल्ली को दुनिया के दूसरे बड़े शहरों से सीखने की जरूरत है, जिन्होंने प्रदूषण को कम करने में कामयाबी हासिल की, जिसके लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक कार में आग लगने से उसमें बैठे एक इंजीनियर की मौत हो गई। बताया गया कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर पवन कुमार ड्यूटी से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार में आग लग गई और वो बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की। यह हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ, जिसमें इंजीनियर पवन कुमार की मौत हो गई। आग बुझाने के बाद कार को एक मशीन की मदद से ले जाया गया। घटना के समय कुछ लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने कार में इंजीनियर को जलते हुए देखने का दावा किया। यहाँ पे आग लग गई थी और उसमें जो आदमी था वो भी जल गया था। और बाद में पुलिस आई, बाद में लाश को निकाला गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि हादसे में मारे गए पवन कुमार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस द्वारा जो उसकी बॉडी का अवशेष बचा हुआ है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हालांकि कार में आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं लग पाया। 100 बात की एक बात है कि ऐसे हादसे अक्सर सामने आ रहे हैं, लिहाजा सावधानी बरतना जरूरी है। कार में आग बुझाने का सिलेंडर होना चाहिए। हादसे के वक्त कार से निकलने का इंतजाम भी होना चाहिए। चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को फिट रखने का अनोखा तरीका निकाला। कंपनी ने कर्मचारियों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए नो वॉक नो पे का नियम लागू किया है। News18.com की खबर के मुताबिक अगर कंपनी के कर्मचारी रोजाना पैदल नहीं चलेंगे तो उनकी सैलरी काट ली जाएगी। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ी इस कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए रोजाना 6000 कदम चलने का लक्ष्य तय किया है और जो कर्मचारी एक दिन में 6000 कदम चलने का लक्ष्य नहीं पूरा कर पाएंगे उनकी सैलरी काट ली जाएगी। कर्मचारी कंपनी की आंखों में धूल न झोंक पाए, इसके लिए उनके पैदल चलने की निगरानी एक मैसेजिंग ऐप WeChat के जरिए की जाती है। बताया गया कि एक कर्मचारी ने रोजाना 6000 कदम चलने का लक्ष्य पूरा नहीं किया तो उसकी सैलरी से करीब 1000 रुपए भारतीय रुपयों के हिसाब से काट लिए गए। हालांकि कर्मचारियों की दलील है कि इन पर पहले से ही काम का बोझ है, ऐसे में पैदल चलने के नियम से उनकी मुश्किल और बढ़ गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने फल और चने की दुकान लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टरों ने राज्य की फडणवीस सरकार पर बीते 2 महीने से वेतन और भत्ते नहीं दिए जाने का आरोप लगाया और इसी का विरोध करने के लिए डॉक्टरों ने प्रदर्शन का ये तरीका चुना। उन्होंने अस्पताल के बाहर ही फल और चने का स्टॉल लगा लिया। हम 24 घंटा 48 घंटे जब ड्यूटी करते तो उसके हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, जो हमारा बनता है वही मांग रहे हैं, जो हमें 2 महीने से नहीं मिला। इस दौरान कई डॉक्टर अपना सफेद कोट पहने दिखे, जो हर स्टॉल के आगे एक पोस्टर लिए खड़े थे और वहां पहुंच रहे लोगों को फल बेच रहे थे। वड़ा पाव का स्टॉल, पाइनएप्पल का स्टॉल, ये सब बेच के अभी जो पैसे इकट्ठा होंगे उससे हम रोज का जो भी है हमारा खर्चा वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों ने दावा किया कि उन्होंने पहले अपने वेतन के लिए अस्पताल प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन लिखित शिकायत के बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना खर्च निकालने के लिए ये रास्ता अपनाया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के टीचरों और नर्सों को भी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का न तो पैसा दिया जा रहा है और न ही कोई आश्वासन। हमको नवंबर की भी स्टाइपेंड नहीं मिली है, दिसंबर की तो बात ही जाने दो, और अटेंडेंस वगैरह हमने सब भेजे हैं, फिर भी हमको कोई आश्वासन अभी तक मिला नहीं है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। वहीं अस्पताल के डीन को जब डॉक्टरों की हड़ताल के बारे में पता चला तो उन्होंने जल्द से जल्द डॉक्टरों को उनका पैसा दिए जाने का भरोसा दिया। पैसा हमारे पास आ जाएगा, हम तुरंत उसके बारे में कार्रवाई करेंगे और जो रेसिडेंट डॉक्टर है उनको उनका वेतन देंगे। जबकि मरीजों का इलाज छोड़ फल बेच रहे डॉक्टरों ने बकाया न मिलने तक ऐसे ही हड़ताल पर रहने का दावा किया। 100 बात की बात है कि फल और चने की दुकान लगाकर डॉक्टरों ने अपनी बेबसी दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। जरूरी है कि राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन बातचीत के जरिए इस समस्या को जल्द सुलझाएं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद योग गुरु रामदेव के भी सुर बदले नजर आ रहे हैं। Now the political situation is very difficult. We cannot say who will be next Prime Minister or who will be the lead the country. इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास एक इलाके में फिर से सुनामी आने की चेतावनी दी गई, जहां 2 दिन पहले आई सुनामी में करीब 400 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस इलाके में सुनामी की वजह बना ज्वालामुखी अब भी धधक रहा है, जिससे फिर विस्फोट के साथ धुएं और राख का गुबार निकलता नजर आया। इसकी वजह से ही फिर से सुनामी की आशंका जताई गई। 2 दिन पहले आई सुनामी में बेघर हुए लोगों से राष्ट्रपति जोको विडोडो ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भी लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी। Dan saya juga telah perintahkan BMKG untuk terus-menerus menginformasikan
जोको विडोडो राहत शिविरों में भी पहुंचे, जहां उन्होंने बेघर लोगों में राहत सामग्री बंटवाई। इसी तरह उन्होंने अस्पतालों में भर्ती किए गए घायलों को भी पूरी मदद का भरोसा दिया, जिनमें ज्यादातर लोगों के लिए सुनामी एक डरावना सपना था। क्रिसमस से पहले आई इस बड़ी आपदा से जूझ रहे लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने दान जुटाया। क्योंकि सुनामी ने इंडोनेशिया को काफी गहरे जख्म दिए हैं, जिन्हें भरने में काफी समय लग सकता है। इस तबाही में लोगों ने न सिर्फ अपनों को खोया है, बल्कि हजारों मकान और इमारतें भी सुनामी में तबाह हो गई। लेकिन तबाही के बाद अब इंडोनेशिया को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि सुनामी से जो बर्बादी हुई उसके बाद लोगों के पास कुछ नहीं बचा। कई मकान ढह गए तो कई कमजोर हो चुके हैं। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ। तबाही के बाद के हालात से लड़ने के लिए बचाव दल के साथ कुछ सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। खुदाई करने वाली मशीनों से लगातार मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं प्रभावित लोगों की मदद के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि इन हालात में भी लोगों को मलबे में अपने कीमती सामान की तलाश है। सुनामी की फिर से चेतावनी को लेकर भी लोग डरे हुए हैं। इस वजह से राहत और बचाव के काम में भी मुश्किल आ रही है। सौ बात की बात है कि सुनामी में तबाह हुए लोगों के ऊपर फिर से सुनामी का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से उनमें दहशत का माहौल है। इंडोनेशिया के लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। फिर से आई सुनामी उनकी तबाही और बढ़ा देगी। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर अब महागठबंधन में तनातनी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा लोकसभा सीटों की मांग पर अड़ी है। इसके लिए जो फॉर्मूला दिया जा रहा है उसके मुताबिक लोकसभा की कुल 40 सीटों में आरजेडी को 20 से 22 सीटें और कांग्रेस को 10 से 12 सीटें देने का प्रस्ताव है। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की ओर से जिस फॉर्मूले की चर्चा है उसके तहत आरजेडी और कांग्रेस को 16 सीटें देने का प्रस्ताव है और संकेत है कि बाकी बची सीटों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लेफ्ट को 2-2 सीटें मिल सकती हैं।